दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही अच्छे मैसेज के साथ कहानी सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों, इस स्टोरी में आपको कुछ नए एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह इसको बिल्कुल डिटेल में रीड करेंगे तो जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, आप एक एक स्ट्रक्चर को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और साथ में सीख भी पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द प्रिंस एंड द सीडलिंग। क्या मतलब हुआ दोस्तों? सीडलिंग का मतलब होता है छोटा पौधा। प्रिंस एंड द सीडलिंग मतलब कि राजकुमार और पौधा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने और यदि पॉसिबल हो तो आप नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि आज की स्टोरी में बहुत सारे एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग आपको मिलेंगे, तो आप उन्हें नोट भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। Once there was a king whose son was very ill-tempered and bad-mannered। क्या मतलब हुआ? Once there was a king मतलब एक बार एक राजा थे। Whose son मतलब जिनका बेटा वॉज वेरी इल टेम्पर्ड। दोस्तों, इल टेम्पर्ड एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है बुरे स्वभाव का, मतलब जिनका बेटा बहुत बुरे स्वभाव का। एंड बैड मैनर्ड, और वो बहुत ज़्यादा बुरे व्यवहार वाला था। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि एक बार एक राजा थे जिनका बेटा बुरे स्वभाव और बुरे व्यवहार वाला था। द किंग, द कोर्टियर्स एंड मैनी अदर एमिनेंट सिटीजन्स। द किंग मतलब कि राजा, द कोर्टियर्स दरबारी, एंड मैनी अदर एमिनेंट सिटीजन्स और जो अन्य एमिनेंट मतलब कि जो श्रेष्ठ नागरिक थे, ट्राइड टू रिफॉर्म द प्रिंस। रिफॉर्म मतलब सुधारना, ट्राइड टू रिफॉर्म द प्रिंस, उन्होंने उसे राजकुमार को सुधारने की कोशिश की। एंड मेक हिम अंडरस्टैंड, और उसको समझाने की। द बैड इम्प्रेशन मतलब उस बुरे प्रभाव के बारे में, अंडरस्टैंड द बैड इम्प्रेशन। हिज इल मैनर्स मतलब जो उसका बुरा व्यवहार है, जो उसके एंड विकेड वेज और जो उसके दुष्ट तरीके हैं। वुड क्रिएट ऑन द पब्लिक मतलब जो जनता पर पड़ेंगे। तो इस पूरी लाइन का दोस्तों अर्थ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि जो राजा था और जो उनके दरबारी थे, जो अन्य और जो श्रेष्ठ नागरिक थे, उन्होंने कोशिश की उस राजकुमार को सुधारने की और ये बात समझाने की जो उसका बुरा व्यवहार है, या कह सकते हैं उसका जो दुष्ट तरीके हैं, उनका जनता के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या बुरा इम्प्रेशन पड़ेगा, बुरा प्रभाव, इसको समझाने की उन्होंने कोशिश की। आगे देखिए। बट द प्रिंस पेड नो हीड टू देयर सेंसिबल एडवाइस। लेकिन जो राजकुमार था, पेड नो हीड, उसने कोई ध्यान नहीं दिया टू देयर सेंसिबल एडवाइजेस, उनकी अच्छी सलाहों पर, उनकी जो समझदारी वाली जो सलाहें थी उस पर उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। चलिए आगे देखिए। वन डे द किंग सॉ अ सेज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस। क्या अर्थ हुआ? एक दिन द किंग सॉ, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है और ये सी की सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना और सॉ मतलब देखा। एक दिन द किंग सॉ अ सेज, एक दिन राजा ने एक सेज को मतलब एक साधु को देखा। वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस मतलब महल के सामने चलते हुए उन्होंने एक साधु को देखा। ही हैड एन आर्म्स बॉल इन हिज हैंड, और दोस्तों इसमें एम जो है जो इसमें एल है वो साइलेंट है, तो इसको आर्म्स पढ़ते हैं। आर्म्स का मतलब होता है भिक्षा या भीख। ही हैड एन आर्म्स बाउल इन हिज हैंड मतलब उनके हाथ में एक भिक्षा मांगने का एक कटोरा था। द किंग सॉ हिज ग्लोइंग फेस विद रेडियंस एंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड विद द वे द सेज वॉज वॉकिंग। क्या मतलब हुआ? द किंग सॉ हिज ग्लोइंग फेस, जो राजा थे उन्होंने उनका चमकता हुआ चेहरा देखा
विद रेडियंस। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द किंग सॉ हिज ग्लोइंग फेस विद रेडियंस, मतलब राजा ने उनका एक दमक से मतलब दमक के साथ एक चमकता हुआ चेहरा देखा। एंड वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, और वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। विद द वे द सेज वॉज वॉकिंग, मतलब उस तरीके से, जिस तरीके से वो साधु जो थे वो चल रहे थे, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। हिज गेट सजेस्टेड दैट द सेज वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और दोस्तों गेट का मतलब होता है चाल। हिज गेट सजेस्टेड, और जो उनकी जो चाल थी वो इस चीज़ की ओर इशारा कर रही थी, दर्शा रही थी दैट की द सेज वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो सेज थे, साधु थे, वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरे हुए थे। एंड डिवाइन नॉलेज, और दैवीय नॉलेज से, वॉज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड डिवाइन नॉलेज, मतलब वो पूरी तरह से आत्मविश्वास और दिव्य ज्ञान से भरे हुए थे। द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स टू इन्वाइट द सेज टू हिज कोर्ट। क्या मतलब हुआ? द किंग आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स, मतलब जो राजा थे उन्होंने अपने एक मंत्री को साधु को आमंत्रित मतलब कि दरबार में आमंत्रित करने को कहा। चलिए आगे देखिए। द सेज केम टू द किंग्स कोर्ट, और दोस्तों यहाँ पे किंग के बाद एपेस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है का के की। किंग्स कोर्ट मतलब राजा का दरबार। द सेज केम टू द किंग्स कोर्ट, जो साधु थे वो राजा के दरबार आए। ही वॉज रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय द किंग एंड हिज कोर्टियर्स। क्या अर्थ हुआ? ही, और दोस्तों ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। रिसीव करने का मतलब होता है किसी का स्वागत वगैरह करना। ही वॉज रिसीव्ड विद ग्रेट ऑनर बाय द किंग एंड हिज कोर्टियर्स, मतलब उनका राजा और उनके दरबारियों के द्वारा बहुत ही अच्छा स्वागत किया गया। When the king came to know that the sage was trying to find out a good dwelling place for himself, he offered him a hermitage in his palace। क्या अर्थ हुआ? When the king came to know, और दोस्तों come to know का मतलब होता है पता चलना, और ये उसकी सेकंड फॉर्म है। When the king came to know मतलब जब राजा को पता चला कि द सेज वॉज ट्राइंग टू फाइंड आउट, कि जो साधु हैं वो कोशिश कर रहे थे टू फाइंड आउट, ढूंढने की, आ गुड ड्वेलिंग प्लेस। ड्वेलिंग का मतलब होता है रहना। एक मतलब जब उन्हें पता चला राजा को कि जो साधु हैं वो कोशिश कर रहे थे एक अच्छे रहने की जगह ढूंढने के लिए, मतलब एक कोशिश कर रहे थे उसको तलाशने की, फॉर हिमसेल्फ अपने लिए। ही ऑफर्ड हिम अ हर्मिटेज, और हर्मिटेज का मतलब होता है कुटिया या कह सकते हैं आश्रम, उसे हर्मिटेज कहा जाता है। और ऑफर का मतलब होता है पेश करना, किसी को कोई प्रस्ताव देना। ही ऑफर्ड हिम अ हर्मिटेज इन हिज पैलेस, उसने उन्हें अपने महल में एक आश्रम देने की पेशकश की, मतलब उसका प्रस्ताव दिया। द सेज एक्सेप्टेड द ऑफर, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करना, और ये सेकंड फॉर्म है। द सेज एक्सेप्टेड द ऑफर, जो साधु थे उन्होंने इस ऑफर को, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया राजा के, ऑफ द किंग। एंड स्टार्टेड लिविंग इन द हर्मिटेज, और वो हर्मिटेज में मतलब कि आश्रम में रहने लगे। चलिए आगे देखिए। वन डे द किंग सेड टू द सेज, एक दिन वन डे मतलब एक दिन द किंग सेड टू द सेज, राजा ने साधु से कहा, यू वुड हैव प्रोबेबली come to know by now that my son is very ill tempered and bad mannered। क्या मतलब हुआ? उन्होंने क्या कहा कि एक दिन राजा ने साधु से कहा कि you would have probably come to know by now, मतलब कि अब तक आपको संभवतः पता चल गया होगा कि my son is very ill tempered, मतलब जो मेरा बेटा है वो बहुत बुरे स्वभाव का है, and bad mannered, और बुरे व्यवहार वाला है। The people of my kingdom call him an unworthy prince। दोस्तों अनवर्दी एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अयोग्य, नालायक, उसे अनवर्दी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या कहा कि द पीपल ऑफ माई किंगडम, मतलब जो लोग हैं मेरे राज्य के, कॉल हिम एन अनवर्दी प्रिंस, वो उसे एक अयोग्य राजकुमार बोलते हैं या पुकारते हैं। दे डोंट वॉन्ट हिम
टू सक्सीड मी एज किंग। दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं। सक्सीड का मतलब सफल होना और इसके अलावा सक्सीड का मतलब उत्तराधिकारी बनना भी होता है। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ? दे डोंट वॉन्ट हिम टू सक्सीड मी एज किंग, मतलब वह नहीं। और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक व्यक्ति शामिल होते हैं तो वहाँ पर दे का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे डोंट वॉन्ट हिम टू सक्सीड मी एज किंग, मतलब वह नहीं चाहते हैं कि वो मेरे उत्तराधिकारी के रूप में राजा बने। आई रिक्वेस्ट यू, मतलब मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। काइंडली मतलब कि विनम्र, आपसे अनुरोध करता हूँ। टू टीच द प्रिंस, कि आप प्रिंस को, राजकुमार को सिखाएं। टू मेंड हिज वेज, कि वो अपने आप को सुधारे, अपने तरीक़ों को सुधारे। देन द किंग डिस्कस्ड अदर मैटर्स ऑफ हिज किंगडम, उसके बाद जो राजा थे उन्होंने अपने राज्य के अन्य जो मामले थे, दूसरे मामले थे, उनकी उन्होंने चर्चा की। विद द सेज, साधु के साथ। एंड लेफ्ट हिज सन, और उन्होंने अपने बेटे को छोड़ दिया। अंडर हिज डायरेक्ट केयर, उनकी सीधी, ये मतलब कि उनके केयर में, उनकी देखभाल में अपने बेटे को छोड़ दिया। एंड गाइडेंस, और उनके मार्गदर्शन में। विद ए कॉन्फिडेंस, इस विश्वास के साथ। दैट कि द सेज विल डेफिनेटली एमुलोरेट, एमुलोरेट का मतलब होता है सुधारना, कि इस विश्वास के साथ कि जो साधु है वो मतलब डेफिनेटली निश्चित रूप से एमुलोरेट द प्रिंस, वो राजकुमार को सुधारेंगे। एंड ब्रिंग अ पॉजिटिव रिफॉर्म इन हिम, और वो उसके अंदर एक सकारात्मक बदलाव को लाएंगे, मतलब सकारात्मक सुधार को उसके अंदर लाएंगे। चलिए आगे देखिए। द नेक्स्ट डे, मतलब कि अगले दिन। द सेज टुक द प्रिंस फॉर ए वॉक, और दोस्तों ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य टेक मतलब ले जाना, और सेकंड फॉर्म में टुक, मतलब कि अगले दिन सेज टुक द प्रिंस फॉर ए वॉक, मतलब जो साधु थे वो प्रिंस को, राजकुमार को एक वॉक के लिए, मतलब एक टहलने के लिए ले गए। थ्रू द गार्डन, मतलब कि गार्डन में, बगीचे में। ऑफ द पैलेस, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द नेक्स्ट डे द सेज टुक द प्रिंस फॉर ए वॉक थ्रू द गार्डन ऑफ द पैलेस, मतलब अगले दिन साधु राजकुमार को महल के बगीचे में टहलने के लिए ले गए। पॉइंटिंग टू अ टाइनी प्लांट, पॉइंटिंग का मतलब इशारा करते हुए, टाइनी मतलब छोटा, मतलब एक छोटे पौधे की तरफ इशारा करते हुए। द सेज सेड टू द प्रिंस, साधु ने प्रिंस से, राजकुमार से कहा। ईट अ लीफ ऑफ दिस प्लांट, लीफ मतलब पत्ता। उन्होंने क्या कहा कि ईट अ लीफ ऑफ दिस प्लांट, मतलब इस प्लांट की, इस पौधे की एक पत्ती को खाओ। एंड टेल मी हाउ इट टेस्ट्स, और मुझे बताओ इसका स्वाद कैसा है। चलिए आगे देखिए। द मोमेंट द प्रिंस टेस्टेड द लीफ ही इमीडिएटली स्पेट इट ऑन द ग्राउंड। क्या अर्थ हुआ द मोमेंट, मतलब द प्रिंस टेस्टेड द लीफ, मतलब जैसे ही राजकुमार ने उस पत्ते को चखा। टेस्ट मतलब किसी को चखना, स्वाद लेना किसी का, उसका स्वाद लिया, उसको चखा। ही इमीडिएटली स्पेट इट ऑन द ग्राउंड, इमीडिएट मतलब उसने तुरंत, इमीडिएट मतलब तुरंत उसे ज़मीन पर थूक दिया। इट सीम्स टू बी अ पॉइजनस सीडिंग, सीम्स का मतलब प्रतीत होना। इट सीम्स टू ए पॉइजनस सीडिंग, मतलब ये एक जहरीला पौधा लगता है। इफ़ इट सीम्स टू बी अ पॉइजनस सीडलिंग, और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, पॉइजनस सीडलिंग मतलब जहरीला पौधा। तो उसने क्या कहा कि ये एक जहरीला पौधा लगता है। इफ़ इट इज़ अलाउड टू ग्रो इन टू अ बिग ट्री, इफ़ इट इज़ अलाउड टू ग्रो इन टू अ बिग ट्री, मतलब यदि इसे एक बड़ा पेड़ बनने दिया जाता है, मतलब बड़ा पेड़ बनने दिया जाता है। इट में प्रूव डेंजरस, ये खतरनाक साबित हो सकता है। फॉर द हेल्थ ऑफ मैनी पीपल, तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ये कई लोगों की स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों इस बात का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा कि जो साधु थे, जब उन्होंने उस बच्चे को, उस राजकुमार को कहा कि आप उसे चखो, और जब उन्होंने उसे चखा तो उन्हें बहुत ज़्यादा ख़राब लगा और उन्होंने उसे थूक दिया। और उन्होंने कहा कि यदि इसे बड़ा होने दिया जाता है तो ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। द प्रिंस पुल्ड द टाइनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड, और जो पुल का मतलब खींच देना, उखाड़ देना, जो राजकुमार थे, राजकुमार ने क्या करा, द प्रिंस पुल्ड आउट द टाइनी प्लांट आउट ऑफ द ग्राउंड, मतलब ज़मीन से उस छोटे पौधे को खींच लिया। एंड टोर इट टू पीसेस, और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। चलिए आगे देखिए। Then the sage picked up the torn and mutilated plant,
उसके बाद जो सेज थे, साधु थे, उन्होंने पिक्ड अप द टोर्न एट म्यूटिलेटेड प्लांट, उस फटे हुए और म्यूटिलेटेड मतलब विकृत प्लांट को, पौधे को उन्होंने उठाया। एंड सेड टू द प्रिंस, और राजकुमार से कहा, एज यू हैव रिएक्टेड इन द केस इन दिस प्लांट, मतलब जैसे कि आपने प्रतिक्रिया की है इन द केस ऑफ दिस प्लांट, इस पौधे के मामले में, द पीपल ऑफ योर किंगडम, मतलब जो लोग हैं आपके राज्य के, मे वन डे रिएक्ट इन द सेम मैनर, शायद वो एक दिन इसी तरीके से, इसी तरह से व्यवहार करें, मतलब इसी तरह से वो प्रतिक्रिया करें। इन द सेम मैनर विद यू, मतलब आपके साथ भी वो इसी तरह से प्रतिक्रिया कर सकते हैं। बिकॉज, क्योंकि दे थिंक, क्योंकि उन्हें लगता है, यू आर अ विकेड प्रिंस, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप एक दुष्ट राजकुमार हो। चलिए आगे देखिए। दे मे नॉट अलाउ यू टू रूल द किंगडम, शायद वो आपको अलाउ ना करें, शायद वो आपको अनुमति ना दें, आपको यू टू रूल द किंगडम, आपको राज्य पर शासन करने की वो आपको अनुमति ना दें। एंड मे सेंड यू टू एग्जाइल, और शायद वो आपको निर्वासन में भेज दें। और दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर सकते हैं, एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला दे देना, निर्वासन में भेजना किसी को। तो उन्होंने क्या कहा कि दे मे नॉट अलाउ यू टू रूल द किंगडम एंड मे सेंड यू टू एग्जाइल, मतलब शायद वो आपको राज्य पर शासन करने की अनुमति ना दें, और शायद वो आपको निर्वासन में भेज दें। सो इट इज़ मच बेटर, तो ये बहुत अच्छा होगा, दैट कि यू मैंड योर वेज, कि आप अपने तरीक़ों को सुधारो, टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ मर्सी, कंपैशन एंड काइंड हार्टनेसनेस ऑल अराउंड। तो उन्होंने क्या कहा कि अच्छा होगा कि आप अपने तरीके को सुधारो, टू क्रिएट मतलब उत्पन्न करने के लिए, पैदा करने के लिए, फीलिंग ऑफ मर्सी मतलब दया की भावना को, करुणा को, और एक काइंड हार्टेडनेस मतलब एक दयालुता की भावना को, और तरफ के लिए हर तरफ पैदा करने के लिए आप अपने रास्तों को सुधारो। चलिए आगे देखिए। द प्रिंस अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेज, और ये अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। द प्रिंस अंडरस्टूड द मैसेज ऑफ द सेज, जो प्रिंस था, राजकुमार था, वो साधु के इस संदेश को समझ गया। फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स, मतलब कि उस दिन से, ही ट्राई टू ग्रो हम्बल, उसने हम्बल मतलब विनम्र होने की कोशिश की, एंड काइंड हार्टेड और दयालु होने की, फुल ऑफ मर्सी मतलब दया से भरा हुआ, एंड लव और प्यार से। द किंग वॉज प्लीज्ड एंड एक्सट्रीमली हैप्पी टू सी सच अ बिग चेंज इन हिज सन, और जो राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश था, एक्सट्रीमली हैप्पी मतलब बहुत ज़्यादा खुश था, टू सी सच अ बिग चेंज इन हिज सन मतलब अपने बेटे में इतने बड़े बदलाव को देखकर वो बहुत ज़्यादा अत्यंत वो खुश था। ही थैंक्ड द सेज, उसने साधु को धन्यवाद किया, एंड एक्सप्रेस्ड हिज ग्रेटफुलनेस फॉर हिज काइंडनेस, और उनकी दयालुता के लिए उसने आभार प्रकट किया। चलिए आगे देखिए। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी एक बार देख लेते हैं, क्या मॉरल है इसका। बैड टेम्परामेंट डज नॉट विन द हार्ट्स ऑफ पीपल, बैड टेम्परामेंट का मतलब होता है बुरा स्वभाव, जो बुरा स्वभाव होता है वो लोगों के दिलों को नहीं जीतता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो राजा का बेटा था, जो कि जिसका बुरा व्यवहार बहुत बुरा था और वो गलत स्वभाव था, जिस वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन जो साधु थे उन्होंने उसे सुधारा और उन्होंने उसे समझाया कि अगर आपके मन में करुणा या फिर दयालुता नहीं होगी तो लोग आपको शासन नहीं करने देंगे और शायद वो आपको पसंद नहीं करेंगे। तो दोस्तों, जैसा हमने इस कहानी में देखा कि जो साधु थे उन्होंने उसे बहुत अच्छी बात बताई, और उसके अलावा ये जो संदेश है वो सिर्फ उस राजकुमार के लिए नहीं है, वो हम सब के लिए है, क्योंकि यदि हमारे मन में करुणा नहीं है, दया नहीं है दूसरों के लिए, तो शायद वो लोग हमें पसंद नहीं करेंगे। और जैसा हमने इस कहानी का जो मॉरल है वो बहुत ही प्यारा मॉरल है, बहुत ही अच्छा एक पॉजिटिव मॉरल है, बहुत अच्छी सोच देने वाला मॉरल है। जैसे हमने इस कहानी में देखा कि जो बैड टेम्परामेंट होता है, जो बुरा व्यवहार होता है, वो लोगों के दिलों को कभी भी नहीं जीतता है। तो यदि आप लोगों के दिल को जीतना चाहते हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करें, उनके प्रति करुणा रखें, दया का भाव रखें, ताकि हम उन लोगों का दिल जीत सकें। तो दोस्तों, इस तरह से ये छोटी सी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है। और हमेशा की तरह मैं आपको आज 2 वर्ड दूंगा और आपको क्या करना है, आपको उन 2 वर्ड्स का प्रयोग करना है वाक्यों को बनाने में। तो आप पहले वर्ड को नोट कर लीजिए। पहला वर्ड है सेज, SAGE, सेज मतलब साधु। आप एक वाक्य बनाएंगे और उस वाक्य में इस वर्ड का प्रयोग करेंगे। और दूसरा वर्ड है
दूसरा वर्ड है कंपैशन। कंपैशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है करुणा, दया, करुणा को कंपैशन कहा जाता है। तो दोस्तों आपको एक वाक्य बनाना है और आपको उस वाक्य के अंदर इस वर्ड का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस तरह से आज मैंने आपको 2 वर्ड्स दिए हैं और आपको इन दोनों वर्ड्स का प्रयोग करना है वाक्यों को बनाने में और आपको उन्हें कमेंट के माध्यम से बताना है। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।